आप सभी को नमस्कार। अपने YouTube चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आपके आगामी परीक्षाओं के लिए आपकी तैयारियां सही दिशा में विधिवत ढंग से चल रही होंगी और किसी भी प्रकार की समस्या भी आपको नहीं होगी। तो चलिए, आज जो हमारा मुद्दा है, आज हम बात करने वाले हैं कुछ जनजातियों के बारे में जो चर्चा में रही हैं। पिछले 2 से 3 दिनों में जो चर्चा में रही हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि जनजातियों से संबंधित आपकी परीक्षा में प्रश्न हर वर्ष पूछे जा रहे हैं। चाहे कोई भी एग्जाम हो, जनजातियों से कुछ भी नहीं पूछा जाए तो मैचिंग में लगाने को आ जाता है कि ये जो जनजातियां है किस राज्य विशेष से संदर्भित है। तो उन्हीं प्रश्नों को हम कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से जनजातियों से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे टॉपिक ही पड़ा है चर्चा में रही जनजातियां। तो आज हम जो मुख्य रूप से 3 जनजातियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिनमें एक प्रमुख है बोंडा जनजाति और पहले बात करेंगे हम दीदाई। तो बोंडा और दीदाई जनजातियां, आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि बोंडा और दीदाई जनजातियां किस राज्य विशेष से संबंधित हैं, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यदि आपको ये जानकारी नहीं है तो निश्चित रूप से आप इस तरह के प्रश्नों का जवाब देने में असमर्थ रहेंगे। तो बोंडा और दीदाई के बारे में हम बताएं कि बोंडा जनजाति और जो दीदाई जनजाति है, ये दोनों जनजातियां आपके उड़ीसा राज्य से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? उड़ीसा राज्य से संबंधित है। उड़ीसा की यदि हम बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, और नवीन पटनायक को पेटा ने एक पुरस्कार दिया था। पेटा इंडिया जो संस्था है उसके द्वारा एक पुरस्कार दिया गया था। शायद आपको याद है, नहीं याद है तो आप याद करने का प्रयास करिएगा, तो निश्चित रूप से चीज़ें बेहतर होंगी, क्योंकि बहुत बार इसकी चर्चा हो चुकी है और यदि मैं बता देता हूं तो शायद फिर आप भूल जाएं। यदि आप खुद से प्रयास करके याद करने का प्रयास करेंगे, खुद से सर्च करेंगे, इसके बाद आप याद करेंगे, तो निश्चित रूप से आप कभी भी लाइफ में नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहली बात, उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब बोंडा और दीदाई, आज का जो हमारा टॉपिक है बोंडा और दीदाई, इन जनजातियों को हमें देखना है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि जब भी कोई जनजातीय चर्चा में आती है तो कोई ना कोई विषय वस्तु जुड़ा होता है कि भाई किस कारण से चर्चा में रही है, क्योंकि आपकी परीक्षा में वही जनजातियां पूछी जा सकती हैं जो किन्हीं कारणों से चर्चा में रहती हैं। अब इसमें सबसे पहले यदि हम देखें, जो बोंडा जनजाति है इसके 1 सदस्य और जो दीदाई जनजाति है इसके 5 सदस्य, मतलब टोटल इन 2 जनजातियों में जो उड़ीसा से संदर्भित हैं इनके 6 सदस्यों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, मतलब कोरोना संक्रमित पाया गया है इन 2 जनजातियों के 6 सदस्यों के। इसलिए ये जनजातीय महत्वपूर्ण हो गई है और ये राज्य विशेष आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब जैसे बात आती है जनजातियों की, तो भारतीय संविधान में या भारतीय शासन व्यवस्था में कहीं ना कहीं जनजातियों से संबंधित कुछ प्रावधान किए होंगे। जैसे प्रत्येक विषय से जुड़ा हुआ एक मंत्रालय है, निश्चित रूप से जनजातियों से जुड़ा हुआ भी एक मंत्रालय होना चाहिए। तो है या नहीं है उसको जानने का प्रयास करते हैं। आपको बता दें कि जो जनजातीय मामलों का मंत्रालय है यही जनजातीय से संबंधित मामलों को देखता है। पूरे भारत में जनजातीय से संबंधित कोई भी मामला आता है, उनके वेलफेयर के लिए कोई भी कार्यक्रम चलाया जाता है तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है, जिसके मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। और अर्जुन मुंडा की यदि हम बात करें तो जो भारतीय तीरंदाजी संघ है, भारतीय तीरंदाजी जो संघ है उसके भी प्रमुख हैं अर्जुन मुंडा, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जैसे हम बात भारतीय तीरंदाजी की करते हैं, आपको तुरंत कुछ खिलाड़ियों के नाम याद आने चाहिए जो इस क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं। तो तीरंदाजी की जब हम बात करते हैं, भारतीय तीरंदाजी संघ की बात करते हैं, तो तीरंदाजी में भारत की 2 महिलाएं, 2 बच्चियां बहुत बेहतर कर रही हैं, जिनमें एक का नाम है दीपिका कुमारी और दूसरे का नाम है कोमालिका बारी। तो दीपिका कुमारी और कोमालिका बारी, ये 2 नाम आपको अवश्य पता होना चाहिए तीरंदाजी के क्षेत्र में। तो ये 2 नाम आपको अवश्य पता होना चाहिए, नहीं है तो आप नोट कर लीजिएगा कि दीपिका कुमारी और कोमालिका बारी ये आपके किस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं? तीरंदाजी क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। अब यहाँ पे एक अंडमान निकोबार की एक जनजाति लिखा गया है, ग्रेट अंडमानी। ये जो ग्रेट अंडमानी जनजाति है इसके कुल सदस्यों की संख्या पूरे भारत में यदि हम देखें तो कुल सदस्यों की संख्या इसके 59 है। 59 कुल सदस्य संख्या है, 59 और इस 59 सदस्य संख्या में 10 सदस्य ऐसे हैं जिनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। और ये जो आंकड़ा है ये 2020 का है, मतलब वर्ष 2020 में इनकी कुल जनसंख्या 59 है और 59 में से 10 ऐसे लोग हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये जनजाति भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाई जब किसी जनजाति के टोटल जनसंख्या ही 59 के करीब है और उसमें से 10 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तो निश्चित रूप से ये जनजातीय जो है बहुत ही गंभीर स्थिति में है। तो आप समझ सकते हैं। और जब बात आए ग्रेट अंडमानी की, भाई
कोई भी जनजाति हो तो किस राज्य क्षेत्र में निवास करती है, तो ग्रेट अंडमानी जो जनजाति है ये आपके अंडमान निकोबार में निवास करती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपने अभी तक 3 जनजातियों के बारे में देखा। पहला देखा आपने बोंडा और दीदाई, ये 2 जनजातियां हैं, ये उड़ीसा से संदर्भित हैं और इन दोनों जनजातियों के 6 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दूसरी जनजाति आपने देखा ग्रेट अंडमानी, ये 59 इनकी कुल संख्या है और इसमें से 10 सदस्य ऐसे हैं जिनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब यहीं पे आगे बात कर लेते हैं। आपने देख लिया मंत्रालय विशेष की कौन सा मंत्रालय है जो जनजातियों से संबंधित कार्यक्रमों को क्रियान्वित कराता है, वो आपने देख लिया। और अर्जुन मुंडा के बारे में आपने जाना कि ये भारतीय तीरंदाजी संघ के प्रमुख हैं और तीरंदाजी से जुड़े हुए 2 खिलाड़ियों के नाम भी आपने देखे। अब आगे बात कर लेते हैं कुछ अन्य प्रावधानों की। जैसे ये जो जनजातियाँ हैं, चाहे आप ग्रेट अंडमानी की बात करें, चाहे आपने दीदाई जनजाति की बात करें जो उड़ीसा से संदर्भित हैं, ये सभी जनजातियाँ जो आती हैं विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के अंतर्गत आती हैं, जिसको आप पीवीटीजी भी बोलते हैं। तो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के अंतर्गत आने वाली ये 3 प्रमुख जनजातियां हैं जिनके सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब बात करते हैं जनजातियों के बारे में कि भारतीय संविधान में कहां पर जनजातियों की चर्चा हुई है, कहां पे जनजातियों से संबंधित अनुच्छेद बताए गए हैं। तो आप देखेंगे कि अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 330 जो आपका अनुच्छेद 330 है, या इसमें बोला गया है कि लोकसभा में सीटों का आरक्षण, मतलब SC/ST जो समुदाय है उसके लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण किसके आधार पर होता है। तो आपको बता दें कि आर्टिकल 330 के अंतर्गत ये चर्चा की गई है कि जो भी हमारा SC/ST समुदाय होगा उसके लोकसभा में सीटों का आरक्षण किस प्रकार से होगा, उसकी बात अनुच्छेद 330 में की गई है। यदि आप अनुच्छेद 332 की बात करते हैं तो यहाँ पे बोला गया है कि जो राज्य की विधानसभाएं हैं वहाँ पे SC/ST के लिए किस प्रकार से आरक्षण दिया जाएगा सीटों में, इसकी चर्चा यहाँ पे की गई है। तो 330 और 332 आपको याद रखना है कि एक तो लोकसभा में बताता है कि जनजातियों के संबंधित जो हमारा अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित सीटों का आरक्षण किस प्रकार से होगा, दूसरा बताता है कि राज्य की विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण किस प्रकार से होगा। इसके बाद यदि हम बात करें अनुच्छेद 338 की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अनुच्छेद 338 जो है ये बताता है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्त करने के लिए, ये बताता है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्त किया जाना चाहिए। और ये जो विशेष अधिकारी की नियुक्ति की बात की गई है ये 89वें संविधान संशोधन के अंतर्गत बात की गई है। 89वें संविधान संशोधन के अंतर्गत यह भी बोला गया था कि यहाँ पे एक पृथक आयोग की भी स्थापना की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि आप देखें तो वर्ष 1978 में सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम इनसे संबंधित हुआ। ये देखने को मिला कि अनुसूचित जाति जनजाति आयोग जो था, इसके जो हमारा अनुसूचित जाति जनजाति आयोग है इसका गठन किया जाए। क्यों गठन किया जाए अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का? इसलिए गठन किया जाए कि जो भी हम कार्यक्रम चला रहे हैं इन जनजातियों से संबंधित, जो भी इनके रक्षोपाय के लिए जो भी हम कार्यक्रम चला रहे हैं, क्या उनका सही ढंग से क्रियान्वयन हो रहा है, उनका किस प्रकार से फायदा इन जनजातियों तक पहुंच रहा है, उसको नियंत्रित करने के लिए, उसको निगमित करने के लिए ये कार्यक्रम चलाए गए, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का गठन किया गया। और ये जो अनुसूचित जाति जनजाति आयोग है ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट भी देती है। किसको देती है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति जब भी चाहे मांग भी सकता है, अन्यथा वार्षिक रिपोर्ट ये आयोग राष्ट्रपति को इन जनजातियों से संबंधित देता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात करें तो 1987 में क्या कर दिया गया कि जो हमारा SC/ST या आप कह लीजिए अनुसूचित जाति जनजाति आयोग था, उसका नाम बदलकर कर दिया गया नेशनल कमीशन फॉर SC/ST। मतलब 1987 में 1978 के आयोग का नाम बदलकर कर दिया गया नेशनल कमीशन फॉर SC/ST, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद 1992 में महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ, जहां पे क्या किया गया कि जो अनुसूचित जाति जनजाति के कमिश्नर के पद की जगह होती थी, मतलब ये जो आयोग होता था अनुसूचित जाति जनजाति, इसमें जो कमिश्नर का पद था उसकी जगह क्या कर दिया गया? अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का गठन कर दिया गया। तो आपसे यदि पूछा जाए कि अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का गठन कब किया गया, तो अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का जो गठन किया गया वो किया गया 1992 में। और ये जो आयोग था इसको 65वें संविधान संशोधन के अंतर्गत लाया गया। मतलब जब 65वां संविधान संशोधन किया गया, वहीं पर कमिश्नर के पद की जगह पर, कमिश्नर के पद के स्थान पर SC/ST
आयोग का गठन किया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यदि हम बात कर लें कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की, तो आइए उनको भी देख लेते हैं किस प्रकार से वो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। जैसे बात आती है कि भाई जो भी हमारी इस प्रकार की जनजातियां होती हैं, जो भी आपकी इस प्रकार की जनजातियां होती हैं, उनमें इस प्रकार के जो भी संक्रमण होते हैं उनके फैलने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा क्यों होती हैं। कोई भी जो जनजातियां होती हैं, आप जानते हैं कि जनजातियां जो भी होती हैं एक निश्चित स्थान पे निवास करती हैं और ये एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि सामुदायिक जीवन व्यतीत करते हैं। और जब सामुदायिक जीवन व्यतीत करते हैं तो निश्चित रूप से यदि कोई भी एक सदस्य प्रभावित होता है तो उसके प्रसार की, उस संक्रमण के प्रसार की संभावना सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। और ऐसे भी इन क्षेत्रों में जहाँ भी जनजातियाँ रहती हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि स्वास्थ्य सेवाएँ शून्य होती हैं। उसी के कारण क्या होता है कि मातृत्व एवं शिशु देखभाल नहीं हो पाता है, जिससे कारण यहाँ पे मातृत्व मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर भी उच्च होती है, यह भी देखने को पाया गया है। अब एक बड़ी समस्या है मलेरिया की। मलेरिया तो आप जानते हैं कि जहाँ पे स्वच्छता है वहाँ पे भी विभिन्न महानगरों में भी मलेरिया के संक्रमण देखने को मिलते हैं। तो मलेरिया जो जनजातीय क्षेत्र है, मलेरिया वहाँ पे आम समस्या है और निश्चित रूप से सरकार को प्रयास करना चाहिए कि इस प्रकार के जो भी संक्रमण हैं उनसे जनजातियों को किस प्रकार से बचाया जाए। जनजातियों को बचाने के लिए भी सरकार द्वारा प्रयास करना चाहिए। जनजातियां अभी तक जो वर्तमान में जो देखा जा रहा है कि जनजातियों का जीवन यापन कैसे हो रहा है, तो अब पहले क्या होता था, आखेटक जनजातियां, आपने सुना होगा कि भाई शिकार करते थे और इस प्रकार से उनका भरण पोषण होता था। लेकिन वर्तमान समय में क्या हो गया है कि शिकार की भी कमी हो गई है, वन क्षेत्र भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो इनके रक्षोपाय के लिए या इनकी बेहतरी के लिए, इनके जीवन यापन के लिए सरकार क्या करती है, एक निश्चित यहाँ पे प्रशासन द्वारा एक निश्चित इनको खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। निःशुल्क एक निश्चित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है और पूर्ण रूप से ये जो जनजातियां हैं जो पीबीटीजी के अंतर्गत आती हैं, ऐसी समस्त जनजातियों को प्रशासन द्वारा एक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है और उन्हीं पर उनका गुजर बसर होता है। मतलब वर्तमान समय में जो जनजातियां हैं उनको सरकार द्वारा निःशुल्क खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, जिसके आधार पर उनका जीवन यापन होता है। क्योंकि पहले जो भी आखेटक के माध्यम से ये भोजन एकत्र करते थे या जो जंगलों के फल फूल इनके माध्यम से जो भोजन एकत्र करते थे वो आज के समय में संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो भाई जब इस प्रकार से, क्योंकि उनको कोई सिर्फ और सिर्फ यदि वो प्रशासन पर आश्रित है तो निश्चित रूप से क्या देखने को मिलेगा, गरीबी तो उच्च स्तर होगा, क्योंकि वहाँ पे तो कोई ऐसे कौशल विकास के कार्यक्रम चलाए नहीं जा रहे हैं कि उनका कल्याण हो सके, या कोई वहाँ पे व्यवसाय नहीं हो रहा है जिससे उनको रोजगार मिल सके। तो ये सारी समस्या विद्यमान है। पोषण की भी समस्या विद्यमान है, क्योंकि प्रशासन द्वारा अपनी तरफ से बेहतर प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आप सब भी जानते होंगे कि किस प्रकार सरकारी योजनाओं का लाभ किस प्रकार से लोगों को मिल पाता है, कितना हिस्सा उन तक पहुंच पाता है। तो निश्चित रूप से सरकार भले ही प्रयास कर रही हो, लेकिन ज़मीनी स्तर पर अभी भी कहीं ना कहीं कमियां हैं। और जो पोषण स्तर है ये बहुत ही एक प्रकार से देखें बहुत ही निम्न स्तर यहाँ पे जनजातियों में पाया जाता है। स्वास्थ्य की समस्या तो पहले से भी विद्यमान है, आज भी है, लेकिन यह कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ बेहतर उपाय इन जनजातियों के लिए किए गए हैं। मातृत्व शिशु देखभाल उसी स्तर पे है, निम्न स्तर पे है, जिसके कारण यहाँ पे शिशु मृत्यु दर भी देखने को मिलती है। अब दो चीज़ें और देख लेते हैं जनजातियों से संबंधित। जनजातियों की चर्चा भारतीय संविधान में 2 जगहों पर और हुई है। एक है आपकी अनुसूची 5, एक है अनुसूची 6। लेकिन जिस परिप्रेक्ष्य में आप अभी देख रहे हैं यहाँ पे आपकी अनुसूची 5 आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनुसूची 5 में बताया गया है जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में, और अनुसूची 6 आपको बताती है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के प्रशासन से संबंधित, मतलब पूर्वोत्तर भारत में जो जनजातियां रहती हैं उनके प्रशासन से संबंधित जो अनुसूची है वो आपकी 6 है। बाकी के अन्य क्षेत्रों के प्रशासन, भारत के अन्य क्षेत्रों में जहां भी जनजातियां रहती हैं उनके प्रशासन से संबंधित प्रावधान अनुसूची 5 में किए गए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो एक प्रकार से किस प्रकार से यदि हम देखें तो ये आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आपने समझा जनजातियों के बारे में संविधान में क्या प्रावधान हुए हैं वो भी आपने समझने का प्रयास किया, किस प्रकार से समय समय पर इनमें बदलाव होते रहे हैं उसको भी आपने देखा, और जो भी संविधान संशोधन विधेयक महत्वपूर्ण रहे हैं वो भी आपने देख लिया है। अब इनमें प्रश्न क्या बन सकता है यदि हम इसकी बात करें तो सबसे पहली बात है इन
दो जनजातियों के बारे में आपने देखा, दोनों जनजातियों के बारे में जो आपने देखा, इनसे संबंधित सीधा सा प्रश्न बन सकता है कि भाई बोंडा या दीदाई जनजातियां किस राज्य क्षेत्र में निवास करती हैं। ठीक है, दूसरा बन सकता है भाई ग्रेट अंडमानी कहाँ पे निवास करती हैं, या तीसरा बन सकता है कि अंडमान निकोबार, क्योंकि अंडमान निकोबार में बहुत सारी जनजातियां हैं, एक ही ग्रेट अंडमानी ही नहीं है। तो आपसे ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि अंडमान निकोबार की कौन सी ऐसी जनजाति है जिसमें कोरोना पॉजिटिव के लक्षण पाए गए हैं, जिसके सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए ग्रेट अंडमानी है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा सकता है, तो एक तो कथन में देख के जनजातियों से संबंधित प्रश्न यदि आपकी यूपीएससी में बनता है तो नाम पूछा जा सकता है। दूसरा कथन देख के ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय जनजातीय जो मंत्रालय है हमारा, उसके मंत्री कौन है, उसके प्रमुख कौन है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कि भाई लोकसभा में सीटों का आरक्षण जो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए है किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो आपको 330 याद आना चाहिए। यदि बात किया जाए राज्य की विधानसभाओं से संबंधित 332 याद आना चाहिए। और जब हम बात करें कि 338 क्या है, तो 338 था SC ST के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति, और वो जो विशेष अधिकारी होगा वो यह पता लगाएगा कि जो इनके लिए नीतियां बन रही हैं, जो इनके लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उसका कितना फायदा इन तक पहुंच रहा है, क्या समस्याएं इनकी आज भी बनी हुई हैं। इसके लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की बात अनुच्छेद 338 में की गई थी। और ये जो अनुच्छेद 338 लाया गया था, ये 89वां संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से लाया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि 1992 में SC ST कमीशन के पद की जगह SC ST आयोग ने ले ली, किसके अंतर्गत, 65वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ले लिया, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आज के टू द पॉइंट कार्यक्रम में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें, और यदि अच्छा लगता है ये कार्यक्रम तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।